नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपका अपने चैनल जागरो एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। और आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स। और सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट ऑफ द डे। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो जो सफलता है वो छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें हम दिन की शुरुआत होने ते ही और दिन के ख़त्म होने तक बार बार दोहराते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी निराशाओं से परेशान ना हों, अपने कार्यों में लगे रहें, जी तोड़ मेहनत करें। एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और बस इस बात से हार न मानें कि आप प्रयास करना ही बंद कर दें। प्रयास करते रहिए, निरंतर करते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों और पेरिशेल्स के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए किसान साथी, बी किसान रथ, सी किसान गो और डी किसान स्विफ्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा किसान रथ। हमारे खाद्य मंत्री यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसान रथ को लॉन्च किया है ताकि फलों और सब्जियों के जो परिवहन करते हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है उसको आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके। तो इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं किसान रथ के तहत क्या क्या किया जाएगा। तो इसमें जितने भी हमारे किसान हैं और जो व्यवसायी हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सबको इसके दायरे में लाया गया है ताकि जो मूवमेंट है वो जो फसल आती है हमारी, जिसके तहत अनाज हो, फल हों, वेजिटेबल्स हों, ऑयल सीड्स हों, स्पाइसेस हों, फाइबर क्रॉप्स हों, फ्लावर्स हों और बैम्बू या कोकोनट्स वगैरह हों, यानी जितने भी फसल इस वक्त आएंगी और उनका मूवमेंट किया जा सके, चाहे तो उनको मंडी पहुंचाना हो या फिर छोटी मंडी से बड़ी मंडी तक उनका ट्रांसपोर्टेशन करना हो। और इस बात करते हैं इस ऐप की, तो ये मोबाइल ऐप है और 8 भाषाओं में एंड्रॉयड वर्जन में अवेलेबल है और पूरे भारत में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। टीवीएस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन की डैश स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो हमें पता करना है कौन सी मोटरसाइकिल कंपनी है, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कंपनी, जिसका टीवीएस ने एक्वायर कर लिया है। तो ऑप्शन से हमारे पास है नॉर्टन, बी ट्रायम्फ, सी बीसीए और डी एरियल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्टन। नॉर्टन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का निर्माण करती है और इसी का अधिग्रहण टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन का फेमस ब्रांड है जो कि क्लासिक मॉडल्स और इलेक्ट्रिक रेंज के तहत भी ये लग्जरी मोटरसाइकिल्स बनाने के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ ही जो टीवीएस है वो अपना विश्व में विस्तार करना चाहती है मोटरसाइकिल सेक्टर्स में। बात करते हैं कि नॉर्टन मोटरसाइकिल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब ये इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा बर्मिंघम में 1898 में, और तभी से ये मार्केट में है और बहुत ही अच्छा खासा इसने नाम कमाया है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हमारी टीवीएस कंपनी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। सीईओ की बात करें के एन राधाकृष्णन है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड। और इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस निलंबित किया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए यस बैंक, बी अलाबी कोऑपरेटिव बैंक, सी मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डी बेलूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका सही आंसर होगा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, एक गोवा का बहुत पुराने बैंकों में से एक है जिसका अभी हाल ही में आरबीआई ने जो इसका लाइसेंस था उसको सस्पेंड कर दिया है। कुछ मामले को लेकर चलो चर्चा करते हैं उनकी।
और चर्चा करने से पहले दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट हम लेकर आते हैं, तो जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हैं हमारे चैनल से, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इतने अच्छे अच्छे करंट अफेयर से जुड़ा ये वीडियो सेशन मिले और वो भी अपना एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करें। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के। तो कई बार उसको मर्ज करने के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन लिक्विडेशन के कारण उसका मर्जर नहीं किया जा सका। और इसी के तहत अंडर सेक्शन 22(4) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई ने इसके लाइसेंस को फेल कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया है। और बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। फ़िलहाल में है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी आरबीआई बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए वेबसाइट सीजी हाट शुरू की है? ऑप्शन है हमारे पास: ए ओडिशा, बी वेस्ट बंगाल, सी दिल्ली और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है सीजी हाट, और इसके तहत फलों और सब्जियों की जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी, वो सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि पूरे राज्य क्या पूरे देश में ही लॉकडाउन बना हुआ है इस वक्त, 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस वजह से सब्जियों और फलें जो हैं वो बेकार ना हों और उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके, इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी हाट वेबसाइट लॉन्च की है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें तो इस सीजी हाट वेब एप्लीकेशन को 16 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक एजेंसी है चिप्स, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसके तहत जो फल और सब्जी हैं, जो भी वेंडर्स अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं होम डिलीवरी के थ्रू, वो इस पर रजिस्टर हो सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का वेंडर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे मिल्क, ग्रोसरी और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी कि जंगल की फसल हैं, उन सबको भी डिलीवरी के लिए देखा जाएगा, आगे मर्ज कर दिया जाएगा इन सर्विसेज को भी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में, और गवर्नर हैं अनुसुईया उके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं अपने चैनल से, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो साथी नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा शेयर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास: ए विश्वनाथन आनंद, बी मैरी कॉम, सी पीवी सिंधु और डी पूनम यादव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा विश्वनाथन आनंद को राजदूत नियुक्त किया गया है। इनकी एक एजुकेशन के नाम से एक पहल है, उसके तहत इनको एम्बेसडर बनाया गया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जो चेस मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको बनाया गया है एम्बेसडर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का। और किस प्रोग्राम के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों, वो है प्रोग्राम इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1976 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों, इस एनजीओ में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। अगर बात संरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो एम है WWF का, वो जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए, और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए वैसे ही अच्छे हाल में, मतलब खुशहाली हाल में छोड़ा जाए उसको। बात करें विश्वनाथ आनंद की, तो ये फेमस चेस प्लेयर रहे हैं और इन्होंने चेस चैम्पियनशिप जीती हैं 5 बार: 2000, 2007, 8, 10 और 12 में। 1985 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था चेस के लिए। चेस में इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, भारतीय हैं। और 1987 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है 1991-92 में।
और 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2007 में पद्म विभूषण से। बात करते हैं WWF की, यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और फिलहाल में जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं मार्को लैम्बर्टिनी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए किस संस्थान द्वारा एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया गया है? तो दोस्तों जैसे पानी में होते हैं ना सॉलिड, कुछ जो घुलते ही नहीं है, जैसे कैडमियम है, मरकरी है, इस तरीके के उन सबको सॉलिड्स का पता लगाने के लिए एक सेंसर डेवलप किया गया है। अब ये बताना है कि वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ICAR, बी है IASST, सी है CENS और डी है INST। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CENS। CENS की बात करें दोस्तों, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, इसके द्वारा एक सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा हैवी मेटल्स जैसे आयंस जो होते हैं मरकरी, लेड और कैडमियम, उनका पता लगाया जा सके और उनको अवॉइड किया जा सके इनटेक करने में दोस्तों। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं CNS की। इसके द्वारा ही ये सेंसर को विकसित किया गया है, कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर को, जो डिटेक्ट कर सकता है हैवी मेटल आयंस इन वाटर, यानी कि जितने भी हैवी मेटल्स के आयंस होते हैं वाटर में उन सबको डिटेक्ट कर सकता है और उसको अवॉइड किया जा सकता है। और बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये एक टीम थी CNS में और उसको लीड किया गया है डॉक्टर प्रलय के संतरा के द्वारा, उनके द्वारा इस सेंसर को डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं कि हमें इस सेंसर की आवश्यकता क्यों हुई। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम, जो सॉलिड आयंस होते हैं ना, जैसे मरकरी का हो, लेड का हो, कैडमियम का हो, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। और सबसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है कि जो मेटल आयंस होते हैं ना, एक बार अगर हमारे शरीर में चले जाएं तो इनका फिर डिटॉक्सीफाई नहीं किया जा सकता और वो किसी भी तरीके से डिटॉक्सीफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो। तो इसका बस एक ही उपचार है कि आप इनको अवॉइड कर दो और हेल्थी रहो, किसी भी तरह की बीमारी आपको इनसे ना हो। तो इसी के तहत इसको बनाया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए AIIB ने कितने फंड की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं A $600 मिलियन, B $500 मिलियन, C $100 मिलियन और D $350 मिलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं एक नज़र में। दोस्तों बात करें AIIB की, तो स्टैंड्स करता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसने अनाउंस किया है कि $500 मिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो बेनिफिट है इंडिया को दिया जाएगा, ताकि वो अपना हेल्थ केयर सिस्टम्स को सुधार सके और जितना भी क्राइसिस हुआ है कोविड-19 के कारण उसकी रिकवरी में उनको फ़ायदा मिल सके। इस फंड का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं और डिटेक्शन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने में किया जाएगा। और बात करें दोस्तों AIIB की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। हेडक्वार्टर्स की बात करें दोस्तों बीजिंग चाइना में है, और मेंबरशिप यानी सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो 76 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये 16 जनवरी 2016 से ओपन फॉर बिजनेस, यानी कि इसने अपना ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, जो इसके डॉक्यूमेंट में स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर 2015 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते किस संस्था प्रमुख ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है हमारे पास A WWE, ऑप्शन B IWF, ऑप्शन C IBA और ऑप्शन D FIFA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B IWF।
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके द्वारा जो इनके प्रमुख थे तमास अजान, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है। IWF इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। IWF की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट हैं तमास अजान, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन पे आरोप लगे थे करप्शन के और डोपिंग वोलेशन के। और फिलहाल की बात करें तो अमेरिकन है एक उर्सुला पेपेंड्रिया, जिनको अब उसका कार्यकारी बनाया गया है। एक्टिंग प्रेसिडेंट है, यानी कि कार्यकारी प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है। बात करते हैं तमास अजान की, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ये काफ़ी लंबे समय तक IWF से जुड़े हुए रहे, करीब 43 साल तक इन्होंने सर्विस दी है यहाँ पर। और इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 2000 से लेकर 2020 तक प्रेसिडेंट बने रहे हैं। और उससे पहले ये 1976 से 2000 तक सेक्रेटरी जनरल बने रहे। तो बहुत लंबे समय तक रहे, काफ़ी दबदबा रहा है इनका IWF में। और बात करें अगर IWF के हेडक्वार्टर्स की, तो दोस्तों ये बुडापेस्ट हंगरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाइएगा अपने इस बहुत ही अच्छे और प्यारे वीडियो सेशन की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? ऑप्शन है हमारे पास A राजवीर ठाकरान, B तिलका मांझी, C RV भुस्कुटे और D रोशम्मा पुनोसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C RV भुस्कुटे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना रोल निभाया था। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रीडम फाइटर RV भुस्कुटे की। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और ज़मीनी कानून पर बहुत सारी किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाके में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए भी इन्होंने कार्य किया। इनकी एज की बात करें दोस्तों, ये 94 वर्ष के थे और बीमारी के चलते इनका निधन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 में, यानी कि इस नाम से राज्य बना था। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 महामारी के दौरान किस देश में राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास A नॉर्थ कोरिया, B साउथ कोरिया, C इंडोनेशिया और D श्रीलंका। तो दोस्तों इस वक्त विश्व भर में कोविड-19 महामारी का प्रकोप है और देखो ऐसे भी बुरे वक्त में भी एक ऐसा देश है जिसने नेशनल इलेक्शन कराए हैं अपने यहाँ पर, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी नेशनल इलेक्शन कराए हैं और जो वहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे अब वही उन्हीं की पार्टी लीडिंग पार्टी के रूप में उभरी है और वही अब अगले 10 ईयर के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं ज़रा उनको, क्या रोल मॉडल इन्होंने पेश किया है विश्व भर के सामने। तो दोस्तों बात करते हैं साउथ कोरिया की। अभी वहाँ पे उन्होंने चुनाव कराए और नेशनल असेंबली इलेक्शंस थे जब कराए गए, और उनमें बात करें तो जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के मून जे इन, उन्हीं की पार्टी ने उसमें एक बड़ी जीत हासिल की है। और देखो दोस्तों उसमें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने चुनाव कराए और वो भी शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। ये भी नहीं कि ऑनलाइन चुनाव कराए हों, बाकायदा फिजिकली जो वोट कास्ट किया गया है वहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और उसी के ज़रिए चुनाव कराए गए हैं। और दोस्तों बात करते हैं वहाँ पर किस तरीके से लोगों ने शांति के साथ किया है चुनाव। तो मास्क पहने हुए, 1 मीटर की डिस्टेंस यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे हुए और प्रॉपर लाइन के थ्रू वोट अपना कास्ट किया है उन्होंने वहाँ पे। और कास्ट करने से पहले सभी को एक टेम्परेचर चेक में रखा गया, यानी कि किसी को फीवर वगैरह तो है नहीं, अगर उनको फीवर वगैरह की शिकायत रही है तो उनको सेपरेट किया गया, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
उनके हैंड्स को सैनिटाइज किया गया और उनको डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स प्रोवाइड कराए गए। और कुछ ऐसे भी थे जो क्या नाम है टेम्परेचर चेक में फेल पाए गए या फिर उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, तो उनको अलग से पोलिंग बूथ्स पे उनका जो वोट है वो कास्ट कराए गए और बाद में उनको सैनिटाइज कर दिया गया, जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह थी वहाँ पे उन सबको। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया है कि किस तरीके से महामारी के दौरान भी आप नॉर्मली अपने जो सरकार के कार्य हैं उनको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े चुनाव हुए, पूरे देश में हुए और ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही तारीफ़ के काबिल है। तो दोस्तों बात करें साउथ कोरिया की, प्रेसिडेंट जो पहले थे वही बने हुए हैं अब, मून जे इन। कैपिटल की बात करें दोस्तों सियोल है और करेंसी की बात करें तो वो है साउथ कोरियन वॉन। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, राम राम, धन्यवाद।